हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया। तो इससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं दे रखी है जिसके अंदर हमने शिज़ोफ्रेनिया, उसके सिम्पटम्स, व्हाट आर द पॉजिटिव सिम्पटम्स, व्हाट आर द नेगेटिव सिम्पटम्स और व्हाट आर द कॉग्निटिव सिम्पटम्स ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया के बारे में नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस को जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिल सके। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, जब हम बात करते हैं एटियोलॉजी ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया तो ऑल तो इसमें शिज़ोफ्रेनिया में कोई एक सिंगल कॉज नहीं माना जाता है, बाकी बहुत सारे सेवरल फैक्टर आप कह सकते हैं इसका कॉज माना जाता है, राइट। और उन्हीं सेवरल फैक्टर को हमने यहाँ पर नोटेड डाउन करने की कोशिश करी है। तो जब हम बात करते हैं एटियोलॉजी ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया तो सबसे पहले जो आपका फैक्टर आता है वो होता है आपका जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स जैसे कि हम सबको ही पता है, हेरिडिटी दैट कम फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो व्हेन वन पेरेंट, राइट, उस इंडिविजुअल की बात कर रही है जिसके पेरेंट्स को या फिर जिस क्लाइंट को शिज़ोफ्रेनिया, व्हेन वन पेरेंट हैज शिज़ोफ्रेनिया देयर चाइल्ड हैज एट लीस्ट ए 1 in 10 चांस ऑफ द डेवलपिंग द शिज़ोफ्रेनिया। अगर किसी इंडिविजुअल के पेरेंट्स को शिज़ोफ्रेनिया होता है तो 1 out of the 10, यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 0.1% चांसेस होते हैं उस इंडिविजुअल को शिज़ोफ्रेनिया होने के, राइट। अब देखिए, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 100% में से ये क्या है, बहुत ज्यादा कम परसेंटेज है। लेकिन 10 में से मैं एक देखूंगा तो ये कितना परसेंट है, ये आपका 1% है, राइट। तो 100 में से कितना परसेंट बन जाएगा, 1% चांसेस है, नॉट 0.1%। ओके, इस चीज का भी याद रखना है। 100 का 0.1 है अगर हम 100 में से लेंगे, लेकिन 10 में से 1%, राइट। तो इनकी 1% चांसेस है आउट ऑफ द 100% कि इफ ए पेरेंट हैज द शिज़ोफ्रेनिया it may develop in their offspring. When both parents have schizophrenia, then the risk of their children developing schizophrenia increasing up to the almost 40%। अभी देखिए, ये क्या था, 1% था। जब क्या है कि एक पेरेंट को आदर मदर और फादर को शिज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे को शिज़ोफ्रेनिया होने के कितने चांसेस थे, 1%। बट अगर बोथ पेरेंट्स को शिज़ोफ्रेनिया है तो क्या होता है, डायरेक्ट 1% से डायरेक्ट कहां पड़ जाता है, 40%। और ये सारी क्या है, ये सारी आपकी रिसर्च हो रखी है। देयर इज प्रॉपर एविडेंस ऑफ दिस रिसर्च। ओके, तो अगर बहुत पेरेंट्स को शिज़ोफ्रेनिया रहता है तो 40% चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी शिज़ोफ्रेनिया हो। अडॉप्शन स्टडीज हैव आल्सो इंडिकेटेड ए समवॉट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ दोज विथ ए पेरेंट विद द शिज़ोफ्रेनिया इवन व्हेन रेज्ड अपार्ट, राइट। अगर देखिए, एक पेरेंट को शिज़ोफ्रेनिया है और उसके बाद भी वो बच्चा दूसरे के द्वारा अडॉप्ट करा जाता है, फिर भी उस बच्चे में शिज़ोफ्रेनिया के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ओके, तो यहाँ हमने बात करी है किसकी, जेनेटिक्स के बारे में। जस्ट बिकॉज ए पर्सन हैज अ शिज़ोफ्रेनिया डज नॉट मीन दैट दे विल पास इट ऑन टू देयर चिल्ड्रन। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने क्या बात करी है, जेनेटिक्स के बारे में। बट इट इज नॉट श्योर कि सिर्फ और सिर्फ कि अगर पेरेंट्स को शिज़ोफ्रेनिया है दैट इज 100% ट्रू। मैंने आपको देखिए क्या बताया है कि अगर एक पेरेंट्स को है तो 1% चांसेस है और दोनों पेरेंट्स के हैं 40% चांसेस है। रेस्ट 60% चांसेस क्या है कि उसको शिज़ोफ्रेनिया ना हो, इवन इफ द बोथ द पेरेंट हैज द शिज़ोफ्रेनिया। ओके, वी हैव टू सी द अदर साइड आल्सो। दूसरे अगर हम एटियोलॉजी में फैक्टर्स की बात करते हैं दैट इज प्रीनेटल। अब देखिए, प्रीनेटल एंड पेरीनेटल। देखिए अब क्या होता है प्रीनेटल और पेरीनेटल में। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रीनेटल, ये होता है आपका क्या, बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले की बात। और जब हम बात करते हैं पेरीनेटल, बिल्कुल जब जन्म होने वाला है उसके आसपास की जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं पेरीनेटल। ओके, प्रीनेटल मतलब बिफोर बर्थ, और पूरा 9 मंथ भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पेरीनेटल तो ये जो लास्ट का 1 मंथ आप इसको ले सकते हैं रफली, जो प्रेगनेंसी के लास्ट का जो 1 मंथ होता है। ओके, प्रीनेटल एंड पेरीनेटल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट और कोरिलेशन विद द डेवलपमेंट ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया। अब हम पेरीनेटल की जो फेज होता है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर इंडिविजुअल को या फिर मदर को अगर हम बात करें कि उसको शिज़ोफ्रेनिया है तो वहां से डेवलपमेंट अगर सही नहीं हो पा रही है पेरीनेटल फेज में तो बच्चे को शिज़ोफ्रेनिया के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक्सपोजर टू द वायरल इन्फेक्शन, अगर मदर को इन्फेक्शन है, राइट,
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कुछ भी, या फिर डिलीवरी के टाइम पे कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिसको वो कवर नहीं कर पा रहे या टैकल नहीं कर पा रहे, तो बच्चे को भी सिजोफ्रेनिया होने के काफी ज्यादा चांसेस है। प्रीनेटल एक्सपोजर ऑफ द इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का बहुत ज्यादा रहता है ये वायरस, राइट। अगर मदर को इन्फ्लुएंजा है तो मोर ससेप्टेबल जो बच्चा रहता है वो सिजोफ्रेनिया के आप कह सकते हैं ग्रस्त में आ सकता है या फिर उसके इन्फ्लुएंस में भी आ सकता है। तो इन्फ्लुएंजा भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रीनेटल स्टेज में, राइट। पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा आपका क्या, जेनेटिक्स, दूसरा है प्रीनेटल। थर्ड की ओर देखते हैं इन्फेक्शन की, अगर हमने ऊपर बात करी थी। अब देखिए इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जो कि आपकी इटियोलॉजी ऑफ द सिजोफ्रेनिया में क्या करता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इफेक्ट करता है। schizophrenia develop more likely than the other people to have been born during the winter month। अब देखिए विंटर मंथ में, क्योंकि आपको पता ही है काफी ज्यादा विंटर की अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू द समर, विंटर में इन्फेक्शन अराइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये माना जाता है कि जो लोग विंटर में बॉर्न होते हैं, are not sure but there are many study who are saying that कि if a individual is born in the winter as compared to the summer they have much more chances to affected with the schizophrenia। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस वाले विंटर सीजन में या फिर अगर हम बात करें विंटर के जो टाइम पीरियड है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन प्रिजमली इंटरफेरेंस विद द ब्रेन डेवलपमेंट। और देखिए जैसे इन्फेक्शन इंडिविजुअल को हो जाता है तो वो क्या रहता है, वो उसकी डेवलपमेंट ऑफ द या फिर आप कह सकते हैं ब्रेन पे इफेक्ट करता है। और जैसे ही ब्रेन पे इफेक्ट करेगा तो वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, शिजोफ्रेनिया को दोबारा डेवलप करने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिसर्चर हैव क्लेम दैट द प्रीनेटल एक्सपोजर टू द रूबेला एज अ डिसीज इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर द लेटर शिजोफ्रेनिया। रिसर्चर ने क्लेम करा है कि जो प्रीनेटल एक्सपोजर रहता है, अगर मदर को रूबेला डिसीज रहती है या फिर उसका एक रिस्क है, तो बच्चे के अंदर भी लेटर स्टेज में शिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। थर्ड फैक्टर इन्फेक्शन था। फोर्थ फैक्टर की हम बात करते हैं फेटल ग्रोथ। अब देखिए फेटल ग्रोथ में क्या रहता है कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है इन द वूम वो क्या है, सही नहीं हो पा रही है। अब देखिए कि ये भी एक स्टेज अगर आप कह सकते हो तो आपकी प्रीनेटल के अंदर ही आ रही है जो फेटल ग्रोथ है, राइट। अब देखते हैं इससे क्या कहता है ये, एसोसिएशन बिटवीन द लो बर्थ वेट, कि बच्चे का क्या है बहुत ज्यादा वेट कम है, एंड रिड्यूस लेंथ एट द बर्थ, और बच्चे का जो साइज है वो बहुत छोटा है। द रिस्क ऑफ द सिजोफ्रेनिया हैज बीन सजेस्टेड बाय द मैनी स्टडीज। अगर बच्चे का साइज बहुत छोटा है, राइट, नॉर्मल साइज से, और बर्थ के टाइम पर वेट बहुत कम है, तो बच्चे को सिजोफ्रेनिया के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। लोअर देन द एवरेज वेट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग। और ये पाया गया है कि अगर इंडिविजुअल में या फिर रिसर्चर के टाइम में ये कंसिस्टेंट पाया गया है कि जो बच्चे बॉर्न के टाइम जिनका वेट कम रहता है दे आर मच मोर ससेप्टेबल टू द सिजोफ्रेनिया इंडिकेटिंग स्लोअर फेटल ग्रोथ। और उससे क्या पता चलता है कि जो इंडिकेट क्या करता है कि जो फेटल ग्रोथ है, फेटल ग्रोथ वो क्या होती है, बहुत ज्यादा उनके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा स्लो होती है। फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में इन सेंसिटिव पीरियड ऑफ द फेटल लाइफ cause last longing changes in the structure and functioning of the brain later in the life। अब देखिए जैसे फेटल ग्रोथ रहती है आप देखोगे तो फिजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और जैसे ही इंडिविजुअल फिजिकली इफेक्ट रहता है कहीं ना कहीं वो इमोशनल और मेंटली भी क्या होने लग जाता है, बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में चले जाता है, जिससे कि जो आगे बढ़ने की जो एक कह सकते हैं आपकी उसके सेल्फ मोटिवेशन की जो चीज होती है वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पर जो फिजिकल चेंज होने थे वो डिले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीनेटल या फिर आप कहते हो फेटल ग्रोथ के टाइम पर वेट कंसिस्टेंट नहीं रहा है, वेट काफी ज्यादा लो रहा है, तो जो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर फेज में होनी थी वो लेट हुई है, और वो क्या हुआ, जो बाद की जो उसके ऊपर जो डेवलपमेंट डिपेंड है वो सारी क्या होती जा रही हैं, वो सारी की सारी डिले होती चली जा रही है। ओके, फिफ्थ वन इज योर हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया क्या होता है, ये आपसे 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अब देखिए हाइपोक्सिया क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द बर्थ। बर्थ के टाइम पर जब आपको ऐसा लगता है कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है बॉडी के अंदर, शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन हो जाती है बॉडी के अंदर, किसकी बॉडी के अंदर, माँ की बॉडी के अंदर, आर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क फॉर द शिजोफ्रेनिया। अब देखिए क्यों कहा जाता है कि जब कोई वुमेन बर्थ देती है किसी न्यू आप कह सकते हैं बॉर्न बेबी को कि ये इसे सेकंड लाइफ मिली है, क्यों, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि हल्की चीज
बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे इतना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर माँ की बॉडी में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होने लग जाती है तो भी बच्चे को देखिए क्या रह जाता है, सिजोफ्रेनिया के चांसेस है। बच्चा अगर वूम में शेप चेंज कर गया है, राइट, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। बच्चे की जो कॉर्ड है जो माँ से अटैच है उसमें कई बार बच्चे की क्या होती है, नेक अटक जाती है, उसके कारण ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है माइंड में, तो भी बच्चे को हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं या फिर मेंटली वीक बच्चा हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर और ड्यूरिंग द बर्थ आप बच्चों को या फिर जो वुमेन्स हैं इनको खासकर ध्यान रखना पड़ता है। Fetal hypoxia has been related with the reduced volume of the hippocampus which is correlated with the schizophrenia। अब जब हाइपोक्सिया रह जाता है ये किससे रिलेटेड रह जाता है, जो हमारा माइंड रहता है, माइंड में जो हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस किसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका इमोशंस के लिए। ऑल्थो इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी भी रहती है बट मेनली हिप्पोकैम्पस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इमोशन के लिए। हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि माइंड में ऑक्सीजन नहीं गई है। अब उससे क्या रहता है, सिजोफ्रेनिया के चांसेस फिर दोबारा इंक्रीज हो जाते हैं। हाइपोक्सिया कॉजिंग सम फॉर्म ऑफ द न्यूरोलॉजी डिसफंक्शन, और न्यूरोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन में डिसफंक्शन कर देता है या फिर बहुत छोटे छोटे चेंजेस कर देता है माइंड के न्यूरो फंक्शन में, जिससे कि इंडिविजुअल को उस समय नहीं लेकिन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में न्यूरो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जो इनडायरेक्टली आपको क्या करते हैं, सिजोफ्रेनिया को अराइज कर देते हैं। राइट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सिजोफ्रेनिया के मोर चांसेस रहते हैं किसके अंदर, मैन के अंदर एज कंपेयर टू द वुमेन। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन कौन से अदर फैक्टर ऐसे हैं, प्री नेटल स्ट्रेस, जो इस इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा या फिर वुमेन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उससे क्या रहता है, कहीं ना कहीं देखिए हम कहते हैं जो माँ खा रही है वो बच्चे को जा रहा है। अब माँ क्या खा रही है, माँ खा रही है स्ट्रेस, तो बच्चे को भी उस एज में जो कि अभी बॉर्न भी नहीं हुआ है उसको भी वो फीड क्या करवा रही है, स्ट्रेस। मॉल न्यूट्रिशन, अगर माँ बहुत ज्यादा वीक है तो बच्चा ऑब्वियसली कमजोर रहेगा। मॉल न्यूट्रिशन यानी कि अंडरवेट, और अभी हमने ऊपर पढ़ा है अंडरवेट रहता है तो क्या होने लग जाता है, वो शिजोफ्रेनिया के बहुत ज्यादा ससेप्टेबल रहता है। प्रीनेटल इन्फेक्शन, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इन्फेक्शन के अलग अलग तरह से किस किस तरीके से हो सकता है। और जेनोटाइप दैट इज रिलेटेड टू द जीन्स इनकैपेबिलिटी, कि कैसे जीन्स के थ्रू भी हम देख पाते हैं कि सिजोफ्रेनिया हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपसे 2019 दिसंबर के पेपर में पूछा गया हुआ है, तो उसको अच्छे से देखें। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।